कल्पना कीजिए कि आप अपनी सामान्य जिंदगी से एक छोटे से ब्रेक की तलाश में हैं, लेकिन वो छुट्टी आपके जीवन की सबसे खतरनाक कहानी में बदल जाती है। जून 2023 की शुरुआत में सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली 26 वर्षीय क्लारा हेस्टिंग्स को भी यही लगा था। क्लारा हमेशा उन स्थानों को देखने का सपना देखती थी जिन पर अभी तक इंसान के कदम नहीं पड़े। रोमांच उसके खून में था और इस बार उसके साथ 2 लोग और थे, उसकी बचपन की दोस्त 25 वर्षीय माया और अनुभवी नाविक 28 वर्षीय लियाम। तीनों रोजमर्रा की उबाऊ जिंदगी से दूर भागना चाहते थे। एक दिन पुराने समुद्री रिकॉर्ड्स खंगालते हुए उन्हें एक पुराना नक्शा मिला। उस नक्शे पर प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा रहस्यमयी हरा बिंदु था, एथिलगार्ड आइलैंड। न कोई इतिहास, न कोई जानकारी, बस एक भूला हुआ चिन्ह जो मानो उन्हें अपने रहस्यों में बुला रहा था। ऐसे अनजान स्थानों को खोजने का लालच उनके लिए किसी चुंबक जैसा था। उन्होंने प्लान बनाया कि वे अपने जहाज एल्बाट्रॉस के साथ इस द्वीप की तरफ निकलेंगे। जहाज को खाने, पानी, उपकरणों और सुरक्षा सामान से पूरी तरह तैयार किया गया। 6 जून की सुबह उनकी यात्रा शुरू हुई। ठंडी समुद्री हवा और खुले आसमान में फैला नीला विस्तार उनका स्वागत कर रहा था। 4 दिनों तक की यात्रा बिल्कुल सपने जैसी रही। डॉल्फिन्स जहाज के साथ तैरती, लहरें सुनहरी धूप में चमकती और रात के आसमान में सितारे ऐसे दिखाई देते जैसे किसी चित्रकार ने चांदी की बूंदें छिड़क दी हों। वो हंसते, गाते और भविष्य की खोजों के बारे में बातें करते। 19 जून की सुबह उन्हें क्षितिज पर वो पहली झलक मिली, एक हल्की सी हरी लकीर जो समय के साथ एक विशाल टापू में बदलती गई। लेकिन ये द्वीप किसी आम जगह जैसा नहीं था। ये सुंदर भी था और खतरनाक भी। घना जंगल इतना अंधेरा था कि भीतर की जमीन पर धूप का एक कण भी मुश्किल से पड़ता। काले ज्वालामुखी जैसी दिखने वाली चट्टानों पर टकराती लहरें एक अजीब डरावनी धुन पैदा कर रही थी। फिर भी रोमांच ने डर को ढक लिया। लियाम ने जहाज को सुरक्षित जगह लंगर पर रोका और तीनों ने छोटी नाव से द्वीप पर कदम रखा, जैसे किसी नई दुनिया में आ गए हों। अनोखी मिट्टी की खुशबू, विचित्र पक्षियों की आवाजें और हर तरफ प्रकृति का अनछुआ रूप। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे स्वर्ग नहीं बल्कि एक ऐसे मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे जहां से वापसी संभव नहीं थी। एथिलगार्ड आइलैंड पर कदम रखते ही क्लारा, माया और लियाम को लगा जैसे उन्होंने कोई छुपा हुआ स्वर्ग खोज लिया हो। घने पेड़ों से छन कर आती हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रोमांच और रहस्य दोनों का एहसास दिलाती थी। पहले दिन से ही उन्हें हर तरफ प्रकृति का ऐसा रूप देखने को मिला जो किसी किताब न तस्वीर में संभव नहीं था। तीनों ने द्वीप के किनारे एक आरामदायक जगह चुनी और वहां एक छोटा सा कैंप बनाया। शुरुआत में सब कुछ एक असाधारण छुट्टी जैसा ही था। पहले 7 दिनों में उन्होंने कई ऐसी चीजें देखी जो किसी सपने से कम नहीं थी। रात होते ही जंगल में मौजूद नीले रंग के बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम चमकने लगते थे। उनका प्रकाश आसपास की जमीन और पेड़ों को किसी दूसरी दुनिया जैसा बना देता था। वे हर रात आग सुलगाते, खाना पकाते और अपनी खोज की बातों पर हंसते। क्लारा को एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी भी मिली जो पूरी तरह लताओं से ढकी थी। उसे देखकर लगता था जैसे ये किसी ऐसी सभ्यता का आखिरी निशान था जो समय की धुंध में खो चुकी थी। दिन में वे द्वीप के अंदर की तरफ जाते और अजीब किस्म के फूल, चमकीले कीड़ों और सुगंधित झीलों को देखते। कभी कभी दूर पहाड़ों की तरफ से आती अनजानी आवाजें उन्हें थोड़ी देर हैरान करती, लेकिन रोमांच उनके हर डर पर भारी पड़ जाता। माया फोटो खींचती, लियाम जगह जगह नक्शे पर निशान बनाता और क्लारा पेड़ों की छाल से जगह की उम्र का अंदाजा लगाने की कोशिश करती। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि उनका ये 7 दिन का स्वर्ग बस एक शांत तूफान से पहले की खामोशी थी। 26 जून की सुबह वे अपना सामान वापस जहाज पर लाने लगे। उन्हें लगा था कि आज वे घर लौटने की यात्रा शुरू करेंगे, लेकिन जैसे ही लियाम ने जहाज के इंजन की चाबी घुमाई, एक अजीब सी खट की आवाज आई और इंजन शांत हो गया। उसने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार। नतीजा वही, मौत जैसा सन्नाटा। थोड़ी देर बाद उन्होंने महसूस किया कि न सिर्फ इंजन बंद है बल्कि जहाज का रेडियो भी जवाब दे चुका है। संचार का हर रास्ता बंद हो गया था। वे इस द्वीप के कैदी बन चुके थे बिना किसी गलती के। उनका जहाज अब एक तैरता हुआ घर नहीं बल्कि एक खामोश जेल था। उनके सामने सिर्फ एक उम्मीद रह गई, एक छोटी लाइफ बोट, मगर उसकी क्षमता सिर्फ 2 लोगों की थी। तीनों को झटका लगा, किसी को पीछे रहना ही था। वो शाम तीनों के लिए सबसे भारी साबित हुई। आग की रोशनी में बैठे उनका सन्नाटा खुद एक कहानी बन गया।
रात के अंधेरे में उन्होंने वो फैसला किया जिसने तीनों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। 27 जून की सुबह क्लारा के जीवन की सबसे लंबी सुबह बन गई। लियाम और माया छोटी लाइफ बोट में बैठकर उससे आखिरी बार मिले। माया की आंखें नम थी, लेकिन वो हिम्मत जुटाकर मुस्कुराई। क्लारा, बस 8 दिन, हम लौट आएंगे, वादा है। लियाम ने नक्शे में रास्ता दिखाकर कहा, तुम्हारे पास 10 दिनों का राशन है, फ्लेयर गन याद रखना, हम समय से पहले आ जाएंगे। क्लारा उन्हें देखती रही तब तक जब तक वो नाव क्षितिज पर सिर्फ एक छोटा सा बिंदु बनकर खो नहीं गई। फिर वो वापस जहाज में आई और कैबिन की दीवार पर पहला निशान खींचा, डे 1। हर सुबह वो समुद्र की तरफ देखती, हर शाम दरवाजे के पास बैठकर उनके लौटने की आहट सुनती। 10 निशान पूरे हुए, फिर 11, और उसी दिन क्लारा समझ गई कोई वापस नहीं आ रहा। वह ये नहीं जानती थी कि उसके दोस्त अब जिंदा नहीं थे। निकलने के अगले ही दिन एक भयानक समुद्री तूफान उठा। लहरें पहाड़ों जैसी थीं। छोटी लाइफ बोट उसका मुकाबला नहीं कर पाई। एक विशाल लहर ने उन्हें हवा में उछाला और समंदर ने उन्हें हमेशा के लिए निगल लिया। उनका वादा, उनका लौटना, सब उसी काले पानी में दफन हो गया। लेकिन क्लारा को यह नहीं पता था। वह हर शाम वही सोचती, शायद कल आएंगे। कुछ ही दिनों में खाना खत्म हो गया। अब क्लारा सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर थी। हफ्तों तक बारिश नहीं होती और उसका गला प्यास से चला देता। वो पेड़ों की पत्तियों पर जमा ओस को चाटकर अपनी जान बचाती। रातें सबसे डरावनी थीं। जंगल से जंगली सूरों की गुर्राहटें, जहाज के आसपास मिट्टी खुरचने की आवाजें और हवा का सन्नाटा उसका दिल डर से सुन्न हो जाता। वो केबिन का दरवाजा कसकर बंद कर लेती और खुद को लकड़ी जैसे सिकोड़ कर बैठ जाती। लेकिन भूख क्रूर शिक्षक है। एक दिन कई दिनों की भूख से तड़पकर उसने फैसला किया, अगर जीवित रहना है तो शिकार करना होगा। जहाज में मिले लोहे के टुकड़े को उसने घंटों पत्थर पर घिसकर भाला बनाया। पहला शिकार आसान नहीं था। वो कई बार घायल हुई, हाथ फटा, पैर छिल गए, लेकिन आखिरकार उसने एक छोटे जंगली सूअर को मार गिराया। उस रात महीनों बाद उसका पेट भर पाया। धीरे धीरे क्लारा एक नई इंसान बन चुकी थी। शिकार, पानी की तलाश, मौसम को पढ़ना, उसकी जिंदगी अब एक रूटीन बन गई थी। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और एक दिन उसने दीवार पर 365वां निशान देखा। 1 साल पूरा हो चुका था। नाजुक शहर की लड़की अब एक जंगली योद्धा बन चुकी थी। अगले दिन उसने एक फैसला किया, अब इंतजार नहीं, अब भागना है। लेकिन भागना आसान नहीं था। इस दानवी समुद्र में बेड़ा बनाना मानो मौत को निमंत्रण देना था। फिर भी क्लारा ने शुरुआत की। कई हफ्तों तक उसने जंगल के मजबूत बांस काटे, लताओं से उन्हें कसकर बांधा, समुद्र से बहकर आए लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर उसने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया। जहाज के बचे कपड़े से उसने एक छोटा पाल भी बना लिया। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन इरादा लोहे का। हर रात वो आग की रोशनी में काम करती और सुबह समंदर के पास बेड़ा जांचती। कई बार लहरों ने उसका बनाया हिस्सा तोड़ दिया, कई बार उसकी उंगलियां छिल गईं, कई बार वो बेहोश होते होते बची, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार 1 महीने बाद बेड़ा तैयार था। उसने उसका नाम रखा होप, उम्मीद। 426वें दिन सुबह की हवा में नमक और आजादी की महक थी। क्लारा ने बेड़े को पानी में ढकेला। एक आखिरी बार उसने उस द्वीप को देखा जो उसका कैदखाना भी था और उसका घर भी। और फिर वो अनजान समंदर में निकल पड़ी, एक ऐसी लड़ाई में जिसका नतीजा सिर्फ किस्मत लिख सकती थी। इथलगार्ड आइलैंड को पीछे छोड़कर क्लारा पहली बार समंदर में उतरी थी। एक ऐसी नाव पर जो किसी तूफान का सामना नहीं कर सकती थी, पर उसकी आत्मा की आखिरी उम्मीद थी। उसका बेड़ा होप धीमी लहरों पर तैरता रहा। शुरू के कुछ दिनों तक हवा उसकी साथी बनी रही और वो हर सुबह सूरज उगने पर खुद को थोड़ा मजबूत महसूस करती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, समंदर ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। चारों तरफ सिर्फ अंतहीन नीला पानी था। कोई किनारा नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई मदद नहीं। सूरज दिन भर उस पर ऐसे बरसता जैसे उसकी आखिरी बूंद तक निचोड़ लेना चाहता हो। उसकी त्वचा पर बड़े बड़े जख्म बनने लगे। हवा का नमक
उन घावों को चुभता और हर सेकंड उसकी सांसें दर्द से भर जाती। खाना धीरे धीरे खत्म हो गया, पानी भी। अब वो सिर्फ कभी कभार होने वाली हल्की बारिश पर जीवित थी। उसके दस्तावेज, लकड़ी के बर्तन, यहां तक कि उसके कपड़े भी धीरे धीरे समंदर में खोते गए। कई बार शार्कें उसके बेड़े के आसपास चक्कर लगाती। किसी और समय वो चीखती, डरती, लेकिन अब डरने की भी ताकत नहीं बची थी। समंदर में 20, फिर 30, फिर 40 दिन गुजर गए। 456वें दिन क्लारा का शरीर एक सूखी शाखा जैसा हो चुका था। उसका दिमाग अक्सर भ्रम पैदा करता। उसे लगता माया पुकार रही है, लियाम उसे पानी दे रहा है। कभी वो सोरहांक बढ़ाती भी, लेकिन उसकी उंगलियां हवा में ही रह जाती। उस दिन दोपहर बेहोशी और होश के बीच डूबती उतराती क्लारा को दूर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। शायद भ्रम, शायद उसकी टूटी हुई मानसिक अवस्था का खेल, लेकिन आवाज बढ़ रही थी। वो इंजन की गूंज थी। उसने अपनी आंखों पर जोर देकर देखा। एक बड़ा सफेद जहाज, उस पर लिखा था ओरायन स्टार रिसर्च वेसल। उसके दिल की धड़कन तेज हुई, लेकिन आवाज निकलना मुश्किल था। उसके गले से सिर्फ एक टूटे पत्ते जैसी फुसफुसाहट निकली। सब कुछ धुंधला हो रहा था। जिंदगी सामने खड़ी थी, पर उससे बहुत दूर। तभी उसकी नजर अपनी गोद में पड़ी चीज पर गई, उसकी बांसुरी। वही बांसुरी जो उसने अकेलेपन में बनाई थी, वही जो उसके दर्द की साथी बनी थी। क्लारा ने कांपते हाथों से उसे उठाया, अपने फटे हुए होठों पर रखा और अपनी बची हुई जीवन की हर बूंद से उसमें फूंक मारी। एक कमजोर, टूटी, दर्द से भरी धुन हवा में उठी, समंदर के ऊपर तैरती दूर जहाज की दिशा में जाती हुई। ओरायन स्टार के डेक पर खड़े एक अधिकारी ने अचानक कहा, रुको, ये आवाज कैसी है? कोई रो रहा है? उसने दूरबीन उठाई। उसे एक छोटा सा बेड़ा दिखाई दिया। अलार्म बजा। बचाव टीम नाव लेकर उतरी। जब वे क्लारा तक पहुंचे, वो बेहोशी की हालत में पड़ी थी, लेकिन उसकी उंगलियां अभी भी बांसुरी को कसकर पकड़े हुए थीं, जैसे वही उसकी जान की डोर हो। क्लारा ने मौत को पराजित किया था, किसी हथियार से नहीं, किसी ताकत से नहीं, बल्कि एक धुन से। एक धुन जो उम्मीद लेकर आई, एक धुन जिसने उसकी 456 दिनों की कैद तोड़ दी।